स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग जो है सो क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें 11 तक तो आप जा करके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में है ना। देखिए आज हमारा पार्ट 12 है ना। देखिए आज का जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, बोलते हैं ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है ना। ऐसे निकालना है जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य बोला है, आपको पहले समझना होगा कि 6 से विभाज्य कौन कौन से नंबर हो सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखना है जैसे प्रथम धन पूर्णांक बोला है तो पहले हमको यहाँ लिखना पड़ेगा है ना। पहले लिखेंगे कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का, पहले हम लोग यहाँ एपी जानेंगे है ना। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का एपी। देखिए ये जो प्रथम 40 धन पूर्णांक का जो एपी है वो हम लोग को कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हमको बोला है 6 से विभाज्य, तो हमको 6 से विभाज्य वाला लेना होगा। 6 से विभाज्य कौन होगा, 6 होगा। 6 का टेबल में जाएगा है ना, 6, 12, 18 है ना, इस तरह से जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कितना तक बोला है, 40 धन पूर्णांक, मतलब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इस तरह से A40 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, A40 तक। आप देखिए सबसे बड़ा बात यही होता है ना कि यहाँ पे हम लोग सवाल को पढ़ करके किस तरह से समझ करके इसको जो है बनाना स्टार्ट करें है ना। हम लोग क्या किए कि 40 धन पूर्णांक बोल रखा था तो हम लोग इससे क्या करेंगे, एपी निकालेंगे। तो प्रथम 40 धन पूर्णांक का एपी जानना है। अब यहाँ पर कंडीशन है कि 6 से विभाज्य होना चाहिए, तो 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो 6 से विभाज्य कौन होगा, तो 6 का जो गुणज होगा वही 6 से विभाज्य होगा है ना। तो 6 का गुणज यानी कि 6 का गुणज पढ़ते जाइए, 6, 12, 18 है ना, 6 से बढ़ते जाएगा। तो 40 बोला था तो 40 तक चल गए। अब यहाँ से हम लोग जान सकते हैं A1 हम लोग जान सकते हैं, प्रथम पद जान सकते हैं है ना। प्रथम पद आपका 6 है। D का बात करें तो D भी आप जान सकते हैं। D कैसे निकालते हैं, A2 में A1 को घटा देते हैं तो D निकल आता है ना। यानी कि A2 में A1 को घटा देते हैं, यानी कि 12 में 6 घटाएंगे 6 आएगा। और वैसे भी जान सकते थे क्योंकि 6 का गुणज बोल रखा है तो 6 ही आगे बढ़ेगा है ना। चलिए यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए 40 पद तक जाना है। 40 धन पूर्णांक बोला है यानी कि n का मान कितना है, 40, क्योंकि लास्ट 40 पद तक जाना है ना, इस तरह से। अब हमको योग पूछ रखा था तो लिखेंगे चूँकि योग Sn, योग Sn है ना। Sn बराबर आपको पता है n/2 A1 प्लस An, यही होता है ना। अब देखिए n जो है अभी हम लोग रहने देते हैं इसको, A1 प्लस An तो अभी हम लोग को पता नहीं है ना, क्योंकि 40 पद तक गया लेकिन 40वां पद कितना है वो तो नहीं पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, An को भी तोड़ करके लिखेंगे है ना, क्योंकि जो है सो D और A1 हम लोग यूज़ कर लेंगे फिर है ना। A1 प्लस n-1 है ना D, और फिर इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, n का मान आपको दिख रहा है 40 बटा में 2, जोड़ेंगे 2A1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2A1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2A1 हो जाएगा। A1 का मान हम लोग 6 लिए तो 6 यहाँ गुना में आ जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिएगा, देखिए एक बार लिख दीजिए है ना, तो बाद में आप गड़बड़ कर सकते हैं। 2A1 प्लस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैठा सकते हैं n का मान कितना 40 बोल रखा था, 40 ले लेंगे है ना, -1 और फिर D लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 20 बार में कट गया तो 20, फिर 2 गुने A1 का मान आप देख लीजिए, A1 का मान कितना है 6 है ना, प्लस यहाँ से घटाएंगे तो 39 आएगा। और D का मान आपको पता है, D का मान कितना है 6 है ना, इस तरह से लिख दिए। अभी आ गया 20 गुने में है ना, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस है ना, 12 प्लस इसको गुना कर दीजिए, 9 6 के 54 के 4 हाथ में 5 है ना, 6 थी 18, 18 और 5 23। इसका मतलब है 20 गुने जोड़ दीजिएगा तो 4 2 6 है ना, 3 1 4 और 2 246 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 है ना, 9 आ जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा, मतलब 49 20 आ जाएगा है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए क्या कि जो 40 धन पूर्णांक का जो योग आएगा है ना, जो कि 6 से विभाज्य है, तो 40 धन पूर्णांक का योग आपका कितना निकल के आ जाएगा, 49 20 आ जाएगा है ना। आप समझ लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा सवाल नंबर 13 आपके सामने है ना। देखिए क्या कहता है, अब बोलता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों को योग ज्ञात कीजिए।
देखिए 8 का यहाँ प्रथम 15 गुणज का योग हमसे पूछ रखा है ना। तो पहले हम लोग को जानना होगा कि आखिर 8 का प्रथम 15 गुणज कौन सा होता है। चलिए इसका एपी पहले हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि जो है सो चूँकि 8 के प्रथम 15 गुणजों का एपी है ना। यहीं से देख करके सवाल से ही लिख रहे हैं 15 गुणजों का एपी। ध्यान दीजिएगा, आप चूंकि 8 का प्रथम गुणज बोला है तो 8 का टेबल आप पढ़ दीजिए ना। 8 का 8, 16, 28, 24 इस तरह से बढ़ते जाएगा। कितना तक बोला है? 15 तक बोला है, मतलब 15 तक जाना होगा। मतलब 1 2 3 4 इस तरह करते करते A15 तक जाना होगा, 15 पद तक इसका जाना होगा, है ना। तो हम लोग को जैसे इस तरह से मिल गया। अब यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रथम पद आसानी से लिख सकते हैं। प्रथम पद A1 आसानी से लिखा जा सकता है ना। 8 सारवंत तक अगर बात करें तो ये भी हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि 8 का अंतराल है तो सार्व अंतर D जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 है ना। तो इसका मतलब है 16 माइनस 8 है ना। तो ये आपका 8 निकल करके आ जाएगा, है ना। और वैसे भी 8 का गुणज था तो आप डायरेक्ट 8 लिख सकते थे, है ना। तो चलिए यहाँ हो गया। अब उसके बाद n दे रखा है, n का मान दे रखा है, पद का संख्या दे रखा है। कितना पद तक बोला था? 15 तक बोल रखा था ना। तो n 15 हो गया। अब हमसे पूछ रखा था कि 15 जो संख्या है 15 तक 1 2 3 इस तरह करके 15 तक जो है सबका योग कितना है। तो अब योग निकालना होगा तो लिखेंगे इसलिए योग Sn है ना। इसके पहले अभी जो सवाल किए थे डिट्टो ऐसा ही सवाल था, है ना। फार्मूला क्या होता है? n/2 A1 प्लस An होता है ना। अब देखिए यहाँ पर An तो अभी पता नहीं है, A15 तक जाना है, लेकिन क्या ये अंतिम पद पता है? नहीं पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी तोड़ लेते हैं। n/2 A1 प्लस A1 प्लस n-1 और D इस तरह से तोड़ दिए। n/2 जोड़ेंगे तो 2A1 आ जाएगा और फिर n-1 और D इस तरह से आ गया। n का मान आप देख रहे हैं 15 दे रखा है बटा में 2 इंटू A1 का मान आपको दिख रहा है क्या? 8 है ना। n 15 माइनस 1 है ना। और D का मान अभी आप 8 देख रहे थे, लिख दिए इस तरह से। चलिए अब क्या करते हैं, ये 15/2 यहाँ से हो जाएगा 2 8 16 है ना। 2 8 16 हो गया, 8 2 16 है ना। यहाँ से करेंगे तो 15 में 1 जाएगा 14, 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 8 एकम 8 3 11 112 आ जाएगा, है ना। 112 आ गया। अब यहाँ से 15/2 गुणा में इसको जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? 6 2 8 है ना। 1 और 1 2 और फिर 1 128 आ जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 6 12 है ना, और 2 चौके 8, यानी कि आपका आ गया 15 गुने में 64 है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 64 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2, 6 25 30 और 2 32 4 6 0 6 9 कितना आ गया आपका? 960 आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो है सो इसका 8 का जो 15 गुणज का जो योग होगा, है ना, वो आपका कितना होगा? जो है सो 960 हो जाएगा, है ना। तो आप समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 14 है ना। देख रहे होंगे आप। देखिए क्या कर रहे हैं, बोलते हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 0 और 50 के बीच जितने भी विषम संख्या होगी उसका हमसे पूछ रखा है योग, है ना। तो सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि 0 और 50 के बीच जो है सो विषम संख्याएं कितनी है ना, तभी तो सबका योग कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका पहले ए बी फाइंड करते हैं। पहले लिखेंगे चूँकि 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का, सवाल से ही पूरा लिख रहे हैं ना, विषम संख्याओं का एपी है ना। यहाँ लिख देते हैं विषम संख्याओं का एपी। देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसके बीच का विषम संख्या लिखते हैं 1। 0 और 50 के बीच में क्या क्या आएगा? 1 आएगा विषम संख्या, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इस तरह से डॉट 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 50 तक में कितने जो है विषम संख्या कौन सा होगा? लास्ट में 49 हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या बोल रखा था, इसके और इसके बीच का विषम संख्या। तो
सब नहीं लिखेंगे है ना, AP जानने के लिए शुरू से लिख दिए 2 3 और लास्ट में 50 तक में कितना होगा विषम संख्या, 49 तक होगा क्योंकि 49 विषम संख्या है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, अंतिम पद पता चल गया कि जो लास्ट वाला जो पद होगा इसके बीच का वो 49 होगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ से हम लोग प्रथम पद पहले लिख लेते हैं। प्रथम पद यानी कि A1 का बात करें तो आपका क्या है 1, शुरू वाला ही प्रथम पद होता है। सार्वअंतर का बात करें, सार्वअंतर का अगर बात करें D का, तो D क्या होता है, फार्मूला A2 माइनस A1 होता है। यानी कि A2 आप देख रहे हैं 3, A1 है 1, A2 3 और A1 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2, है ना। ये अब साथ ही साथ हम मेरा यहाँ चूँकि AN दे रखा है, अंतिम पद तो दे रखा है ना 49, है ना, ये दे रखा है ना। तो चलिए लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, हमको विषम संख्या का योग पूछ रखा था, मतलब जितना भी विषम संख्या सबका योग पूछ रहा था। तो सबसे पहले आप योग का फार्मूला याद कीजिए SN का, n/2 A1 प्लस AN होता है ना। तो ये हम लोग का फार्मूला होता है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं n का ज़रूरत पड़ने वाला है, A1 और AN का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पर A1 पता है आपको, है ना, AN भी पता है, लेकिन n पता है क्या, नहीं पता है। तो पहले n हम लोग को जानना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग ये जो AN दे रखा है इसके मदद से n निकाल लेते हैं। AN का फार्मूला आपको पता है, A1 प्लस n-1 और D बराबर में 49 लिख सकते हैं, है ना। A1 आपको पता है 1 प्लस n नहीं मालूम है ना, D पता है आपको 2, ये हो गया 49। अब 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 एकम 2 बराबर में क्या हो जाएगा 49। अब यहाँ देखिए 2n बड़ा का चिन्ह माइनस है, माइनस दिए, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में है, 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, है ना, 49। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n, ये 49, ये माइनस में 1 था, इधर आ जाएगा प्लस में 1, 2n बराबर आपका आ जाएगा 50। यहाँ से काट देंगे इसलिए n बाहर करके, है ना, 50, ये गुना में 2 था, इधर भाग में आ जाएगा, मतलब 25 बार में कटेगा। n का मान कितना आ गया 25। मतलब ये समझ में आ गया हम लोग को कि इसके बीच कितनी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, 25 विषम संख्याएं हैं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन हमसे पूछ रखा था कि ये जो जितनी भी संख्याएं हैं सब का क्या पूछ रखा था, योग पूछ रखा था। तो चलिए अब हम लोग योग निकालते हैं, है ना। तो लिखेंगे अब लिखेंगे योग SN, है ना। फार्मूला आपको पता है n/2 A1 प्लस AN, है ना। देखिए n का मान अभी जस्ट निकाले थे 25, तो 25 लिखेंगे, है ना, बटा में 2। A1 भी आपको पता है, A1 कितना है 1, और AN तो पहले से ही पता है, AN कितना था 49 था, है ना। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा 25 बटा में 2 गुना जोड़ देंगे 50, है ना, 50 बार हो जाएगा जुट करके। अब यहाँ से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 25 को 25 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 625, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से हम लोग क्या देखें, तो जो सो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि जो सो इसके बीच 0 से 50 के बीच 25 विषम संख्याएं हैं, और फिर 25 विषम संख्या जो है अगर सभी को योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो योग कितना निकल के आ जाएगा 625 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए इस सवाल को, है ना। तो चलिए अब हम लोग जो सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। सवाल नंबर 15 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ना, देखिए ध्यान से क्या कहता है ना। देखिए बोलता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार है, मतलब प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, है ना, और दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, इस तरह से बोल रखा है। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है ना। तो बोलते हैं एक ठेकेदार को जुर्माने के रुपए में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर दे। देखिए ध्यान से समझिए, सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। ये बोल क्या रखा है ना, एक ठेकेदार है ना, आप ऐसा समझिए कि इस तरह से एक कोई ठेकेदार रहा होगा, है ना। तो जो है सो इस तरह से एक ठेकेदार है। अब क्या है कि जो है सो ये समझिए कहीं से पैसा लिया होगा, ठीक है। अब लिया होगा तो हुआ क्या कि इसको जो सो दंड देना पड़ रहा है ना। तो बोल रहा है कि पहला दिन, अगर पहला दिन जमा नहीं किया तो इसको 200 दंड निर्धारित कर दिया गया कि इसका जो दंड लगेगा 200 लगेगा। अगर मान लीजिए इस दिन जमा कर देता है आज, मान लीजिए यहाँ पे, तो इस दिन 200 लगेगा। लेकिन फिर क्या बोल रखा है
कि अगर इस दिन ना जमा करेगा और अगला दिन अगर जमा करता है ना, तो फिर 250 लगेंगे, यानी कि 50 रुपये और ज़्यादा लग जाएंगे, 250 लग जाएंगे। और फिर क्या बोला है, अगर इस दिन भी नहीं जमा करेगा तो फिर उसका जो है सो फिर से 50 रुपये ज़्यादा लगेगा, यानी कि 300 लग जाएगा। इस तरह से 50-50 बढ़ाते गया है ना। और लास्ट में क्या बोल रखा है कि ये व्यक्ति जो है सो इस तरह से 30 दिन लगा दिया देने में, 30 दिन है ना, 30 दिन के बाद ही दे पाया। तो हमको पूछ रखा है कि आखिर ये 30 दिन के बाद दिया तो कितना राशि वो जो है सो विलम्ब के तौर पर दिया, यानी कि दंड के तौर पर दिया, है ना। आप सवाल समझ लिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं सवाल हम लोग का एपी खुद बता दे रहा है ना। एपी हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि नहीं। एपी में क्या पता चल रहा है, शुरू दिन वो 200 दे रहा है था दंड के रूप में, फिर दूसरा दिन जो है सो 50 रुपये बढ़ा, 250 हो गया, है ना। फिर से तीसरा दिन 50 रुपये बढ़ा, है ना, 300, 350, इस तरह बढ़ते बढ़ते जो है सो कितना राशि 30 दिन तक दिया, यानी कि 830 तक दिया है। अब देखिए ये पद हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि पहला पद, यानी कि पहला दिन जो है सो 200 दिया, दूसरा पद में, तीसरा पद में, इस तरह से तीसवां दिन यानी कि तीसरा पद जो है सो कितना, जो भी जितना भी राशि देगा, तो हमसे पूछ रखा है टोटल जितना भी विलम्ब का राशि जो दिया वो कितना दिया, है ना। तो टोटल पूछ रखा है, यानी कि योग निकालना है, SN निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे जो है इसका हम लोग इस एपी के मदद से सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद जान लेंगे, है ना। प्रथम पद आप देख रहे हैं, प्रथम पद A1 कितना है, 200 है ना। अगर सार्व अंतर का बात करें, है ना, सार्व अंतर यानी कि जो D है ना, ये D कितना है, A2 में A1 को घटा दीजिए आप, है ना। A2 को A1 में घटा रहे, 250 में 200 घटाते हैं कितना आता है, 50 आता है। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर पहले बता चुके कि 50-50 रुपये करके उसका बढ़ रहा है, तो 50 रुपये का डिफरेंस है ना, ये आपको मिल गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग को N भी मिल रहा है, N मतलब नंबर ऑफ पद, यानी कि कितना दिन तक वो दे रहा है, 30 दिन तक दे रहा है, 30 दिन के बाद दे रहा है ना, 30 दिन दे रहा है मतलब कि तो 30 हो जाएगा, मतलब 30वां दिन का बात किया है सवाल में, है ना। बोल रखा था कि 30वां दिन जो है सो विलम्ब कर देता है, मतलब विलम्ब जो कर लगाया गया था उसका, है ना, 30वां दिन वो पे करेगा, यानी कि 30 दिन तक दिया है, तो N मेरा 30 है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब टोटल राशि देखते हैं कि आखिर ये 30 दिन तक कितना राशि टोटल दे दिया, है ना। विलम्ब के रूप में जो राशि लगाया गया था वो कितना दे दिया टोटल, है ना, वो देखते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, योग निकालना होगा, है ना, SN। तो N/2 A1 + AN यही होता है ना। आप ध्यान से दीजिए, देखिएगा तो AN तो अभी पता नहीं है, 30 दिन तक दे रहा है, लेकिन 30वां दिन कितना दे रहा है, इस तरह से बढ़ते जाएगा 50-50, तो 30वां दिन कितना होगा ये तो भी हम लोग नहीं जानते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ करके लिखते हैं, N/2 A1 + N-1 और फिर D, ऐसा लिख दिए। अब देखिए N पता है ना, 30 दिन तक दे रहा था, तो 30 है ना, बटा में 2 जोड़ देंगे, 2A1 हो जाएगा, है ना। और फिर N-1, N आपको पता है 30-1, D का मान भी आपको पता है कितना, 50, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, A1 का भी मान तो बैठा सकते हैं ना, तो 2A1 का मान बैठा दीजिए। A1 का मान कितना है, 200, है ना, ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ से काटेंगे, 15 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, 15 बार में। अब यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 400 प्लस, यहाँ से घटाएंगे 29 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29 गुने में 50, है ना। इस तरह से आ रहा है मेरा, आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, 15, है ना। अब लिखेंगे 15 गुने में 400, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 50 को 29 से करते हैं जी, जो है सो अच्छा ऐसा कर देते ना, 29 को 5 से सिर्फ कर दीजिए आप, है ना। 9 × 5 = 45 का 5, हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना आ गया, 1450 आ जाएगा, है ना। ये जीरो था, हम लोग बैठा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 गुने इसको जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 14 × 4 = 18, यानी कि 1850 आ जाएगा, है ना। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0, 5 5 25 का 5, हाथ में 2, 8 5 40 और 2 42 का 2, हाथ में 4, 5 × 5 = 4 9, 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा, है कि नहीं। 0 5 5 2 7, 17 के 7, हाथ में 1 1 और 1 2, यानी कि आ जाएगा आपका कितना, 27,750 रुपये आ जाएंगे, है ना। इस तरह से आंसर, तो मतलब ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि अगर वो व्यक्ति जो है सो 30 दिन के बाद देता है ना, यानी कि 30वां दिन तक में देता है वो पैसा, तो इस तरह से उसका बढ़ते बढ़ते 200, 250, 300, 350
30वां दिन तक बढ़ते बढ़ते टोटल उसको कितना राशि देना हो जाएगा, 27,750 रुपये देने होंगे, है ना। तो आप समझ लिए यहाँ तक।